क्या कभी सोचा है मिरर में ऐसी कौन सी खास चीज़ होती है जो उसे इतना इम्पोर्टेंट बनाती है? और वो क्या है जिसे कि आप मिरर में देखते हैं? क्यों कुछ लोगों को ग्लासेस प्रिस्क्राइब करे जाते हैं और ग्लासेस पहनने के बाद में उन्हें सब क्लियर दिखाई देने लगता है? कैसे एक छोटा-सा बल्ब टॉर्च में लगने के बाद में बहुत ज़्यादा रोशनी देता है? ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए ये वीडियो। मैं हूँ हरजिंदर सिंह, आप हैं आचार्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। इस चैप्टर को इंक्लूड करा गया है इस साल फिजिक्स के पोर्शन में टर्म 1 में, और इसको यूनिट को नाम दे दिया गया नेचुरल फिनोमेना, जिसमें एक तो ये चैप्टर पूरा आएगा, एक नेक्स्ट चैप्टर का सिर्फ वो पार्ट आएगा जो कि नेचुरल फिनोमेना से रिलेटेड है। ह्यूमन आई और उसकी वर्किंग नहीं आएगी, पर हम लोग कोशिश करेंगे उसको भी कवर करने की। तो सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि लाइट होती क्या है। देखो, नाइन्थ क्लास में आपने और भी एनर्जीज के बारे में पढ़ा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इसके बारे में सुना है। तो एनर्जी वो चीज होती है, फिजिक्स की वो क्वांटिटी होती है जिसकी वजह से कोई वर्क एग्जीक्यूट हो रहा हो। तो लाइट भी एनर्जी की ही एक फॉर्म है। अब इससे एक नहीं, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे वर्क एग्जीक्यूट होते हैं। इवन हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हम जिंदा लाइट की वजह से। बिकॉज सोच के देखो, अगर सनलाइट नहीं होती तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता, और फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो हमको फूड कहां से मिलता। और फूड के बारे में भी सेकेंडरी सोचें तो ऑक्सीजन नहीं मिलती प्लांट से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे लाइट हमारे एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बट अभी फिलहाल हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की बात करते हैं, बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टीज है उनकी बात नहीं करते। सो हमको लाइट कैसे हेल्प करती है? लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जिसकी वजह से हमको थिंग्स विजिबल होती है। सबसे पहले हम देख कैसे पाते हैं? सपोज करो कभी लाइट ना हो या अचानक से कभी लाइट चली जाती है तो आपको चीजें दिखना बंद हो जाती है। अब कॉन्सेप्ट क्या है देखने के पीछे? जब भी किसी सोर्स से लाइट आती है और किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है, तो वहां से ऑब्जेक्ट से लाइट टकराने के बाद में हमारी आईज तक पहुंच जाती है, और इस तरीके से हम किसी भी चीज को ऑब्जर्व कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो ये जो टकरा के वापस आने का फिनोमेना हुआ, ये एक फिनोमेना होता है लाइट का, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेनेवर लाइट स्ट्राइक्स टू अ सरफेस और अ बॉडी, इट बाउंसेस बैक, और जब ये टकरा के आती है तो हमको चीजें दिखाई देती हैं। और वो कॉन्सेप्ट हम इस टॉपिक में कवर करेंगे, इस लेक्चर में कवर करेंगे। अब लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको ध्यान रखनी है। लाइट हमेशा एक स्ट्रेट पाथ के अलोंग मूव करती है, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करती है, और इसको हम लोग बोलते हैं रे ऑफ लाइट। रे का मतलब ही लाइन होता है। ओके, और लाइट की स्पीड अभी तक नोन ऑब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट स्पीड है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये लिमिट भी है, इससे फास्ट कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अब लाइट से बहुत सारे और भी दूसरे फिनोमेनाज होते हैं। हम जो अपने आप को देखते हैं मिरर में, हमारी इमेज का बनना, या फिर दूर कहीं पड़े हुए किसी ऑब्जेक्ट को देखना, तो वो रिफ्रैक्शन के थ्रू होता है, लेंसेज की हेल्प से। या फिर लाइट किसी बॉडी पे गिरती है तो उसके पीछे की तरफ जहां तक लाइट नहीं पहुंच पाती, वहां पे बॉडी की शेडो बन जाती है। ऐसे ही बहुत सारे और भी इंटरेस्टिंग फिनोमेनाज हैं लाइट से रिलेटेड, जो धीरे धीरे हम लोग टॉपिक वाइज कवर करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहली चीज आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज इमेज। हम जो मिरर में देखते हैं, स्पेशली प्लेन मिरर में, हम सबके घरों में प्लेन मिरर होता है, तो हम जब मिरर में देखते हैं तो जो चीज हमको मिरर में दिखाई देती है वो हमारी एक कॉपी होती है। कॉपी मींस रेप्लिका। और किस चीज की कॉपी? हमारी फिजिकल अपीयरेंस की कॉपी, कि हम कैसे दिखाई देते हैं, हमारा नाक कैसा दिख रहा है, हमारी आंखें कैसी दिख रही हैं, या फिर हमने जो मेकअप लगाया वो सही है कि नहीं है। सो हमारी ऑब्जेक्ट की एक फिजिकल रेप्लिका, ऑब्जेक्ट की फिजिकल अपीयरेंस की रेप्लिका को ही इमेज बोला जाता है। और इमेज कब फॉर्म होती है? जब ऑब्जेक्ट से निकलने वाली दो या दो से ज्यादा रेस किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो जाए, मिल जाए। और इसी कॉन्सेप्ट को अभी हम आगे और ज्यादा समझेंगे जब हम लोग इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर करेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि इमेज कैसी कैसी होती हैं और किस किस टाइप की इमेजेस को हम लोग अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। मैंने खुद ने इमेजेस का कुछ क्लासिफिकेशन किया है, 3 बेसिस पे मैंने क्लासिफाई किया है। सबसे पहले नेचर के बेसिस पे, फिर ओरिएंटेशन के बेसिस पे, और फिर साइज के बेसिस पे। अब नेचर के बेसिस पे 2 तरह की इमेजेस होती हैं, एक होती है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज वो होती है जो कि मिरर के सामने की तरफ बनती है, हमेशा उल्टी बनती है, मतलब
इन्वर्टेड बनती है। और खास बात इसको रियल जो बनाती है वो ये है कि इसको हम लोग स्क्रीन पे ले सकते हैं। ठीक है, अब स्क्रीन पे कैसे लेते हैं वो आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता पड़ेगा। ठीक है, सेकंड होती है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेजेस ऐसी इमेजेस होती हैं जो हमेशा मिरर के पीछे की तरफ बनती हैं, ये इरेक्ट होती है, मतलब ये एकदम सीधी होती हैं और ये स्क्रीन पे नहीं ली जा सकती। ठीक है, अब मैं आता हूं ओरिएंटेशन के बेसिस पे, ये मैंने नेचर के बेसिस पे समझा दिया। अब समझ लो इरेक्ट और इन्वर्टेड क्या होती है। सपोज करो आपका ऑब्जेक्ट ऐसे सीधा रखा हुआ है, अगर उसकी इमेज भी सीधी है मतलब अपसाइड अप, दैट मींस इमेज इज इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी, और हमारा प्लेन मिरर भी हमारी इरेक्ट इमेज ही बनाता है। पर इन्वर्टेड का मतलब क्या है, अब आप डायग्राम से देख सकते हो कि जब इमेज उल्टी हो जाए ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में तो ऐसी इमेज कहलाती है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मींस अपसाइड डाउन। ऑलराइट, नेक्स्ट आती है लिटरली इन्वर्टेड। लिटरली इन्वर्टेड मतलब प्लेन मिरर में आपने खुद से ऑब्जर्व करा होगा, जब प्लेन मिरर में आप अपना राइट हैंड ऊपर करते हैं तो आपकी इमेज का लेफ्ट हैंड आपको ऊपर हुआ हुआ अपीयर होता है। तो जब ऑब्जेक्ट का राइट हैंड साइड इमेज के लेफ्ट हैंड साइड में अपीयर होने लगे और वाइस वर्सा, तो आप बोल देंगे कि इमेज लेटरली इन्वर्टेड है, और हमारा प्लेन मिरर भी लेटरल इन्वर्टेड इमेज ही फॉर्म करता है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं साइज के बेसिस पे। फर्स्ट होती है मैग्नीफाइड इमेज। मैग्नीफाइड इमेजेस ऐसी होती है जिनका साइज ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट तो हमारा छोटा सा हो बट उसकी इमेज बड़े साइज की हो जाए तो ऐसी इमेज मैग्नीफाइड होती है। अब जरूरी नहीं है ये सीधी बने, ये उल्टी भी बन सकती है, मतलब ये इरेक्ट भी हो सकती है और ये इन्वर्टेड भी हो सकती है। साइज के बेसिस पे इसका जस्ट जो उल्टा काम होता है कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का साइज छोटा हो जाए तो ऐसी इमेज कहलाती है डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब छोटी। ठीक है, और जनरली जो हम प्लेन मिरर में डेली ऑब्जर्व करते हैं, हम जितने बड़े होते हैं हमको हमारी इमेज उतनी ही बड़ी दिखाई देती है, तो वो इमेज होती है सेम साइज की इमेज। अब हमने जो इमेजेस के ऑब्जर्वेशंस करे हैं उसके बेसिस पे कुछ यूजफुल फैक्ट्स आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला फैक्ट है कि अगर कोई इमेज रियल होगी तो हमेशा इन्वर्टेड होगी। और साथ ही साथ एक और फैक्ट मैं ऐड करना चाहूंगा कि इमेज, रियल इमेज हमेशा मिरर के फ्रंट साइड पे बनती है, मतलब सामने की तरफ बनती है। सेकंड, जब भी कोई इमेज वर्चुअल होगी तो हमेशा इरेक्ट होगी, मतलब वो सीधी होगी, और ये मिरर के पीछे की तरफ बनती है, मतलब बैक साइड बनती है। तो यहां से एक सबसे बड़ा कंक्लूजन ये निकलता है कि हमारा जो प्लेन मिरर होता है वो कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल। क्यों? क्योंकि हमारी इमेज उसमें सीधी होती है, और साथ ही साथ प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज का साइज भी उतना ही होता है जितना ऑब्जेक्ट का साइज होता है, और लेटरली इन्वर्टेड होती है, मतलब ऑब्जेक्ट का राइट इमेज के लेफ्ट में दिखाई देता है। सो यहां तक हम लोगों ने इमेज का कॉन्सेप्ट करा है। इसके बाद में हम लोग अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं जो कि है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है? छोटी क्लासेस में आपने देखा हुआ है, बट फिर से एक बार रिवाइज करना बहुत जरूरी है। जब भी लाइट किसी ओपेक सरफेस पे पड़ती है, अब ओपेक का मतलब ऐसा होता है जो लाइट अपने अंदर से अलाउ नहीं करता। ओपेक बॉडीज मतलब आपका ग्लास या फिर कंक्रीट या फिर मेटल की चीजें जिनके अंदर से लाइट ट्रांसमिट नहीं हो सकती। तो लाइट जब भी किसी ओपेक सरफेस पे पड़ती है तो वहां से लाइट बाउंस बैक कर जाती है, मतलब दोबारा से रिटर्न हो जाती है सेम मीडियम में जहां से वो आई थी, और इस पूरे फिनोमेना को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहां पे ध्यान में देने वाली बात क्या है, जो लाइट स्मूथ सरफेस की तरफ आती है, मतलब इंसिडेंट करती है, उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। जिस पॉइंट पे आके लाइट इंसिडेंट करती है वो कहलाता है हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और जो लाइट बाउंस बैक करके वापस चली जाती है वो कहलाती है रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। ओके, अब यहां पे एक चीज होती है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर हम लोग सरफेस के रेस्पेक्ट में, जैसे यहां पे हमारी सरफेस प्लेन मिरर है, सरफेस के रेस्पेक्ट में हम एक परपेंडिकुलर बनाते हैं और ये कहलाता है नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल का मतलब ही परपेंडिकुलर होता है। अब ये क्यों बनाया जाता है? बिकॉज the angle drawn by or angle made by incident ray of light with respect to normal is called incidence angle या angle of incident. The angle made by reflected ray of light with respect to normal is known as reflected angle. और law of reflection ये कहता है कि angle of incidence is always equals to angle of reflection, जिसके के ऊपर हम लोग आने वाले हैं। ठीक है, ओके।
सो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हमारे पास में दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं मेन। फर्स्ट होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि अभी अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल टू द मिरर एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सब एक ही प्लेन में लाए करते हैं। मतलब इंसिडेंट रे जिस प्लेन के अलोंग आ रही है उसी प्लेन के अलोंग वापस चली जाएगी, और नॉर्मल भी इसी प्लेन पे लाए करेगा। मतलब ये 3 डायमेंशनल नहीं होता है रिफ्लेक्शन, 2 डायमेंशनल होता है। मतलब एक सरफेस के अलोंग ही रिफ्लेक्शन कैरिड आउट होता है। नाउ द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अब डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सरफेस, दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं। जब भी रिफ्लेक्शन एक स्मूथ सरफेस पे होता है तो उसको हम लोग कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, और जब भी रिफ्लेक्शन एक इररेगुलर या फिर रफ सरफेस से होता है तो उसको हम इररेगुलर या फिर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। सो स्मूथ सरफेस मतलब जैसे हमारा मिरर, और इररेगुलर सरफेस जैसे हमारी वॉल। अब ऐसा तो नहीं है कि वॉल अपने को दिखाई नहीं देती है, वॉल हमेशा हमको दिखती है ना। तो ये मानिए कि रिफ्लेक्शन हर उस चीज से होता है जिससे कि लाइट टकरा के वापस आ सकती है। सो इररेगुलर रिफ्लेक्शन से होता क्या है कि जो इमेजेस बनती हैं वो उतनी क्लियर नहीं बनती, ब्लर इमेजेस बनती हैं, इसलिए हम लोग अपनी वॉल में खुद को नहीं देख सकते। पर अगर वॉल को हम स्मूथ करते जाएं, पॉलिश करते जाएं, स्मूथ करते जाएं और इतना स्मूथ बना दे कि हमको हमारी इमेज दिखने लगे उसके अंदर, तो वो बन जाएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो रेज एक दूसरे के पैरेलल आती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी एक दूसरे के पैरेलल ही ट्रांसमिट करती हैं। बट इररेगुलर रिफ्लेक्शन में ये केस नहीं है, क्योंकि जो रेज एक दूसरे के पैरेलल आती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक दूसरे के पैरेलल नहीं जा पाती हैं, और जो इमेज बनती है वो ब्लर इसी वजह से बनती है। गॉट इट? अब हम लोग हमारे मेन टॉपिक पे पहुंच रहे हैं, स्फेरिकल मिरर। अब आप ये सोचिए कि क्या जरूरी है कि कोई भी मिरर एकदम प्लेन ही क्या हो कि मैं मिरर को लेके हल्का सा घुमा दूं, कर्वेचर दे दूं। ठीक है, तो कर्वेचर के साथ में जो मिरर्स होते हैं वही स्फेरिकल मिरर कहलाते हैं। अब ऐसा बोलना ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा कि मिरर विद द कर्वेचर आर नोन एज स्फेरिकल मिरर। अब इनकी डेफिनेशन कैसे ली जाती है? द स्फेरिकल मिरर ऐसे कर्व्ड मिरर होते हैं जो कि एक होलो स्फेयर का पार्ट हो। ठीक है, द मिरर्स विच आर कर्व्ड एंड दे आर कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ ए होलो स्फेयर आर नोन एज स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट होता है कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। अब ये मान लीजिए कि ये जो मैंने स्पेयर बनाया है, इसी स्पेयर के दोनों पार्ट्स हैं हमारे मिरर। ठीक है, और ये स्पेयर की कुछ सरफेस हैं अंदर और बाहर की जो कि रफ और स्मूथ हैं रेस्पेक्टिवली। अब कौन सी रफ है कौन सी स्मूथ है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो पहला होता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर इज ए स्फेरिकल मिरर हुज स्मूथ सरफेस इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्पेयर हुज इट इज पार्ट ऑफ। तो कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसकी स्मूथ सरफेस, ये जो ब्लू कलर की मैंने दिखा रखी है ये स्मूथ सरफेस है, ये जो ब्लू मैंने यहां पे दिखाई है ये स्मूथ सरफेस है। तो ऐसा स्पेरिकल मिरर जिसकी स्मूथ सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर हो, और कौन से सेंटर की तरफ? उस स्पेयर के सेंटर की तरफ जिसका कि ये पार्ट था। अब कॉन्वेक्स के केस में उल्टा हो जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर आर दी स्पेरिकल मिरर्स हुज स्मूथ सरफेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर। अब आप इसमें देखेंगे तो ये जो स्मूथ सरफेस है जो हल्की सी मैंने ब्लू करी है और अभी जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो सेंटर से दूसरी साइड पे है। ठीक है, सो अदर वर्ड्स में आप ये समझ सकते हैं दैट कॉनकेव मिरर्स आर द मिरर्स हुज स्मूथ सरफेस इज टुवर्ड्स द कर्वेचर and convex mirrors are the mirrors whose smooth surface is away from the curvature. All right, तो ये दो तरीके के स्पेरिकल मिरर हमारे पास में होते हैं। अब स्पेरिकल मिरर्स की स्टडी में हम कौन कौन सी टर्म्स को यूज लेते हैं वो सबसे पहले जानना जरूरी है। सबसे पहले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर वो स्पेयर का सेंटर होता है जिसका कि ये स्पेरिकल मिरर पार्ट है, दैट मींस सी। तो ये जो ऊपर मैंने सी दिखाया है ये दोनों एक ही है। ऑल राइट, सेकेंड होता है पोल। अब स्पेरिकल मिरर की जो स्मूथ सरफेस होती है उसके मिड पॉइंट को हम लोग पोल बोलते हैं और इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट होती है प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक ऐसी लाइन होती है जिसके ऊपर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल लाई करते हैं, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ऑलराइट,
नेक्स्ट हमारा होता है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस इज द मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट होता है किसके बीच में? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच का। तो ये कहलाता है प्रिंसिपल फोकस। और प्रिंसिपल फोकस की एक बहुत खास बात ये होती है कि चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों के ऊपर इंफिनिटी से आने वाली रेस या फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेस हमेशा फोकस से ही पास होती है, जो कि हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले हैं। अब नेक्स्ट होता है पोल से लेके फोकस की डिस्टेंस। पोल से लेके फोकस की डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं और इसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। अब खास बात ये होती है कि जो फोकल लेंथ होती है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। ऑलराइट, अब चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, दोनों के लिए सेम टर्मिनोलॉजीज काम में आती हैं। बस कॉनकेव मिरर में ये सारी चीजें फ्रंट साइड पे मतलब लेफ्ट साइड में होती हैं एंड कॉन्वेक्स मिरर में ये सभी चीजें राइट साइड में होती हैं, क्योंकि कर्वेचर इसका राइट साइड में। देखिए सेंटर कहां पे है इसका? राइट साइड में। अब नेक्स्ट होता है रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। अब स्फेरिकल मिरर से जो रिफ्लेक्शन होगा उसके कुछ रूल्स हैं। रेज कहां से आती हैं और मिरर से टकरा के वो कैसे जाती हैं, उन रूल्स के बेसिस पे ही हम आगे रे डायग्राम्स बना सकते हैं। और रे डायग्राम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने रे डायग्राम्स को सीख लिया तो आप कोई भी न्यूमेरिकल बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी पॉसिबल केसेस होते हैं रेस के आने के और रेस किन जगहों से पास होती हैं। तो सबसे पहले इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इंसिडेंट रे जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, वो हमेशा फोकस से ही पास होती हैं। सो द इंसिडेंट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस। अब कहानी में ट्विस्ट कहां आता है? कॉनकेव मिरर के केस में तो ये फोकस से पास होती हुई आपको साफ दिखाई दे रही है, बट कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये फोकस से रियलिटी में पास नहीं होती, ये वर्चुअली पास होती है। मतलब इट अपीयर्स टू पासिंग फ्रॉम फोकस। इसका रीजन क्या है? बिकॉज रे ऑफ लाइट देखिए यहां से आई, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है। अब स्मूथ सरफेस तो यही है, इसके पीछे तो लाइट जा नहीं सकती, क्योंकि अभी अभी हमने सीखा था कि मिरर कैसे मटेरियल होते हैं? ओपेक होते हैं, मतलब लाइट इनके आर पार नहीं जा सकती, ट्रांसमिट नहीं कर सकती। तो इनफैक्ट एक्चुअल में ये रे ऑफ लाइट यहीं से बाउंस बैक हो जाती है, रिफ्लेक्टेड हो जाती है, पर इमेज जो बनती है वो फोकस पे बनती है। तो ऐसा अपीयर होता है कि रे फोकस से ही पास हुई है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कॉन्वेक्स मिरर के केस में वर्चुअल इमेजेस इसलिए बनती हैं क्योंकि इमेजेस हमेशा पीछे की तरफ रहती हैं और रियलिटी में वहां से कभी भी रे पास नहीं होती है, वो बस पास होते हुए अपीयर होती है। अब देखिए नेक्स्ट सिनेरियो होता है इसका उल्टा, द रे पासिंग फ्रॉम फोकस। क्या हो कि कोई रे फोकस से पास हो जाए? तो फोकस से पास होने वाली रे हमेशा मिरर से स्ट्राइक करके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करती है या पैरेलल पास होती है। अब फिर से कॉनकेव मिरर के केस में तो हमको ये साफ साफ होता हुआ दिखाई देता है, बट कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में जो मिरर से पास होने वाली रे है, मतलब जो मिरर के ऊपर स्ट्राइक करने वाली रे है, वो पैरेलल तो चली जाती है, बट ऐसा अपीयर होता है कि रे फोकस से आ रही थी। तो वर्चुअली माना जाता है कि रे फोकस से आ रही थी और वो मिरर से स्ट्राइक करके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई। ऑलराइट, अब नेक्स्ट होता है रे पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सबसे आसान केस है। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर से पास हो रही है तो वो मिरर के स्मूथ सरफेस से स्ट्राइक करती है एंड जिस पाथ के अलोंग वो आई थी उसी पाथ के अलोंग वो वापस रिटर्न हो जाती है। मतलब रे में कोई भी चेंज नहीं आता। तो दोनों साइड के एरो जो मैंने बना रखे हैं उससे आप समझ जाइए कि रे इसी पाथ के अलोंग आ रही है और इसी पाथ के अलोंग वापस चली जाएगी। ऑलराइट, और सेम टू सेम कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी होगा, बट रियलिटी में पास नहीं होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, बस अपीयर होगी ऐसा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। और फोर्थ इसका केस है, अगर कोई भी रे पोल के ऊपर स्ट्राइक करती है तो वो जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में बना रही थी, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में बना रही थी, सेम उतना ही एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट बनाते हुए दूसरी साइड से निकल जाती है। और ये सेम टू सेम होता है किसमें? कॉन्वेक्स मिरर में भी। सो स्टेटमेंट में एक बार रीड कर देता हूं, इन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स अ रे ऑफ लाइट डायरेक्टली
obliquely at the pole, directed obliquely at the pole is reflected obliquely making equal angle with the principal axis. अब यहां पे obliquely वर्ड का मतलब ये होता है ना तो पैरेलल ना ही परपेंडिकुलर। obliquely का मतलब होता है कोई एक एंगल बनाते हुए, ना तो परपेंडिकुलर एंगल बनना चाहिए ना ही पैरेलल एंगल बनना चाहिए, मतलब ना तो 0 डिग्री का एंगल होना चाहिए ना ही 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, तो ये ऑब्लिक एंगल कहलाता है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर जो होता है उसकी इमेज के 6 केसेस होते हैं फॉर्मेशन के, जिसमें से 5 केसेस में वो रियल इमेजेस फॉर्म करता है और अपने 6 केस में वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर के सिर्फ 2 केसेस हैं और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा याद रखिए वर्चुअल इमेजेस ही फॉर्म करेगा। ऑलराइट, सो फर्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। तो इंफिनिटी पे जब भी ऑब्जेक्ट होता है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको रेज जो लानी है उनको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाना है। ये सबसे आसान तरीका है इसको ड्रॉ करने का, और आपको अभी अभी मैंने बताया है कि प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल रेज आती हैं तो वो कहां से पास होती हैं, फोकस से। तो इस केस में देखिए 2 रेज जहां मिल रही हैं वहीं पे हमारी इमेज फॉर्म होती है। शुरुआत में मैंने बताया था कि जहां पे भी 2 रेज मीट करती हैं ऑब्जेक्ट से निकलने वाली, वहीं पे इमेज फॉर्म होती है। तो इमेज कहां फॉर्म हो रही है, फोकस पे। अब आप देखिए मैंने एक और चीज बताई थी कि जब भी किसी मिरर के फ्रंट साइड पे इमेज बनती है तो रियल होती है, तो इमेज का नेचर कैसा हुआ, रियल। और जब भी रियल इमेज होती है तो वो कैसी होती है, इन्वर्टेड। ठीक है, ये 3 चीजें तो आपको क्लियर हो गई, क्योंकि बिकॉज इमेज जो है वो मिरर के फ्रंट साइड पे है तो वो रियल होगी, रियल के साथ में इन्वर्टेड होगी, और आपको दिख रहा है ये दोनों रेस कहां काट रही हैं एक दूसरे को, फोकस पे। तो फोकस पे बन रही है। अब ये आपको ये देखना होता है यहां पे कि ये दोनों जो रेज एक दूसरे को काट रही हैं फोकस से कितना नीचे काट रही हैं। जितना ये फोकस से नीचे काटेंगी इमेज उतनी ही बड़ी होगी। और फिलहाल इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे को फोकस पे काट रहे हैं, तो इमेज जो होगी वो सबसे छोटी बनेगी, दैट मीन्स डिमिनिश्ड। इससे छोटी इमेज पॉसिबल नहीं है। हाईली डिमिनिश्ड मींस बिल्कुल पॉइंट साइज की इमेज बनेगी। क्लियर। अब सेकंड केस है हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। अभी तक हमको ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा था बिकॉज ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पे मतलब बहुत दूर रखा हुआ था। अब हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा है, मतलब सी से थोड़ा सा दूर। तो आपको इसके रे डायग्राम बनाने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक हमेशा अपनानी है कि एक रे को तो आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजिए ही भेजिए, क्योंकि इसका डायग्राम सबसे आसान होता है, क्योंकि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होती है, फोकस से। अब दूसरी मैंने रेस की भेजी है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और हमको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे जाएगी तो दोबारा वापस बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज सेम पाथ है। अब जहां पे ये दोनों रेज एक दूसरे को काट रही हैं वहीं पे हमारी इमेज फॉर्म हो रही है। इमेज को मैं आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट को मैं ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब आपको इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इमेज कहां बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ। और ये इमेज इन्वर्टेड भी दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ आपको ये भी दिख रहा है कि इमेज मिरर के सामने की तरफ है। तो ये दोनों बातें किसको प्रूव कर रही है कि इमेज जो है रियल है। और अभी इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा है, तो हम लोग बोल देंगे कि इमेज इज डिमिनिश्ड, नॉट हाईली डिमिनिश्ड, जस्ट डिमिनिश्ड। ऑलराइट, थर्ड केस हमारा होता है जहां पे ऑब्जेक्ट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं। ये सबसे स्पेशल केस मानता हूं मैं, मेरा पर्सनल फेवरेट केस है। क्यों? क्योंकि यहां पे इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर बनता है, और दूसरी बात इमेज भी जस्ट जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे दिखाई देती है, मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑलराइट, सो फिर से कहानी वही है, ट्रिक वही है कि एक रे को तो आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल सेंड कीजिए, ठीक है। वो रे कहां से पास होगी, फोकस से। अब सेकंड रे को मैं फोकस से पास करवा रहा हूं आफ्टर स्ट्राइकिंग द स्मूथ सरफेस, ये कहां से पास होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और जहां पे दोनों रेज एक दूसरे को काट रही हैं उस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो वो पॉइंट जस्ट बिलो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के। तो हमारी इमेज भी कहां फॉर्म हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब खास बातें क्या है, फिर से देखिए इमेज उल्टी है, मतलब इन्वर्टेड है, और साथ ही साथ मिरर के सामने की तरफ बन रही है। तो ये दोनों बातें क्या प्रूफ कर रही हैं कि इमेज का नेचर कैसा है, रियल। जो इमेज का साइज है वो सेम है एज ऑब्जेक्ट, तो इमेज जो बनेगी सेम साइज एज ऑब्जेक्ट बनेगी। और इमेज कहां फॉर्म होती है, यहां पे सी पे, जो कि मैं पहले ही बता चुका था। तो अब तक का सिनेरियो मैं क्लियर करता हूं। हम लोग धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से मिरर की तरफ ला रहे हैं। देखिए सबसे पहले इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, जो इमेज बनी थी बहुत छोटी, मतलब हाईली डिमिनिश्ड बनी थी, पॉइंट साइज की।
फिर हम लोग ने और ज्यादा ऑब्जेक्ट को क्लोज करा, तो इस बार इमेज जो बनी थी वो थोड़ी बड़ी हुई, ठीक है। और हम लोगों ने और ऑब्जेक्ट को क्लोज करा तो इमेज बिल्कुल ऑब्जेक्ट के साइज की आ गई। हम धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को पोल की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं और इमेज धीरे धीरे फोकस से दूर जा रही है। देखिए हम धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को पोल की तरफ बढ़ा रहे हैं, पहले इन्फिनिटी, फिर अवे फ्रॉम सी या बियॉन्ड सी और फिर सी। और हम अगले केस में क्या करेंगे, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। केस नंबर 4 में हम लोग ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखेंगे। अब जब हम ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखते हैं तो इस केस में जो इमेज बनती है वो बड़ी बनती है। क्यों? पिछले केस में इक्वल साइज की आ गई थी। धीरे धीरे आप देखिए जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास में आ रहा है मिरर की तरफ, वैसे वैसे इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है। तो हमेशा वाली कहानी, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक रे लेंगे जो कि पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये हमेशा कहां से पास होती है, फोकस से। अब दूसरी रे हमने फोकस से पास करवा दी, और फोकस से पास होने वाली रे कैसे जाती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब जहां पे जिस पॉइंट पे दोनों रेज एक दूसरे को काटेंगी वहीं हमारी इमेज फॉर्म होगी, और इस बार जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है। इमेज इन्वर्टेड बन रही है, जो कि इस बात को प्रूव करता है कि इमेज रियल है, ऑलराइट। एंड इमेज सी से दूर बन रही है, दैट मींस द पोजीशन ऑफ द इमेज इज बियॉन्ड सी, ऑलराइट। अब हमारी इमेज बढ़नी शुरू हो गई है। अब नेक्स्ट केस में हम लोग ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर। अब फोकस पे जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ये जस्ट उल्टा हो जाता है इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखने वाले केस पे, क्योंकि याद करो जब हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा था तो उसकी इमेज कहां बनी थी, फोकस पे। ये जस्ट उसका उल्टा केस है। तो अब हम जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो टेक्निकली इमेज का बननी चाहिए इंफिनिटी पे, और वो कैसे पता पड़ेगा, रे डायग्राम से। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक रे ड्रॉ करी है जो कि है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये कहां से पास होगी, फोकस से। सेकेंड रे हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं जो कि पोल की तरफ जा रही है, और पोल की तरफ जाके सेम एंगल बनाते हुए ये वापस चली जाती है। अब ये जो दोनों रेज हैं इनकी खास बात ये है कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो हमारी आंखों के सामने तो ये कभी नहीं मिलने वाली, तो हम लोगों ने मान लिया हमारी आंखों के सामने नहीं मिलने वाली, पर फिर भी इमेज बन रही है। तो इमेज कहां बन रही होगी, फोकस इंफिनिटी पे। तो इस केस में इमेज किस जगह बनती है, इंफिनिटी पे। अब जब इंफिनिटी पे इमेज बन रही है तो वो हाईली एनलार्ज इमेज होती है, मतलब बहुत बड़ी इमेज होती है। और ये इमेज आपको स्मूथ सरफेस ऑफ द मिरर के फ्रंट साइड पे बनती हुई दिख रही है, मतलब ये रियल इमेज होती है, ऑलराइट। अब एक लास्ट केस आता है कॉन्केव मिरर का, जिसमें कि इमेज जो होती है वो वर्चुअल बनती है। अब वर्चुअल कैसे बनती है, जब हम ऑब्जेक्ट को बहुत क्लोज रख देते हैं मिरर के, दैट मींस बिटवीन फोकस एंड द पोल ऑफ कॉन्केव मिरर। अब ऐसे में हम लोग जो रेस मिरर से भेजते हैं, सॉरी, अब जो ऐसे में हम जो रेस ऑब्जेक्ट से भेजते हैं, फर्स्ट रे हमने भेजी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब आपको पता है जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होती है, फोकस से। तो ऐसा हो गया। और सेकंड रे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज दी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रे कहां चली जाती है, सेम पाथ के अलोंग चली जाएगी। अब आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए कि मिरर के फ्रंट साइड पे, मतलब यहां पे, ये दोनों रेस कभी भी नहीं मिल पाएंगी। क्यों नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि ये दोनों रेस एक दूसरे से अवे जा रही हैं, एक दूसरे से हमेशा दूर जा रही हैं। पर फिर भी इस केस में इमेज बनती है, और इमेज जो बनती है वो सीधी बनती हुई दिखाई देती है, और सीधी इमेज दिख रही है, जिसका मतलब क्या है, हम लोगों ने देखा था कि इरेक्ट इमेज का मीनिंग क्या होता है, कि इमेज वर्चुअल है। तो होता क्या है कि रियलिटी में तो ये दोनों रेस कभी नहीं मिलती, बट वर्चुअली ये दोनों रेस बिहाइंड द मिरर मिलती हुई अपीयर होती हैं। और ऐसा ही होता है हर उस केस में जहां पे वर्चुअल इमेजेस मिलती हैं। एक्चुअल रे ऑफ लाइट तो कहीं और ही चली जाती है, बट इमेज फॉर्म हो रही है। तो उसका रीजन ये होता है कि रेज वर्चुअली कहीं ना कहीं पे मीट कर रही हैं। और रेस कहां पे मीट कर रही है ये कहां से पता पड़ेगा, जहां पे इमेज बन रही है। तो होता क्या है, इस केस में भी रेज ऑफ लाइट इस मिरर के पीछे की तरफ वर्चुअली मीट करती हैं, ऑलराइट। और इमेज जो होती है वो इरेक्ट होती है, इसका साइज ऑब्जेक्ट से भी बड़ा होता है, और वर्चुअल तो आपको दिखाई दे गया। अब खास बात क्या है, वर्चुअल इमेजेस तो कॉन्वेक्स मिरर भी फॉर्म करता है, बट कॉन्वेक्स मिरर जो वर्चुअल इमेजेस फॉर्म करता है वो ऑब्जेक्ट से छोटी होती है, मतलब डिमिनिश्ड होती है। तो कॉन्केव मिरर ही एक ऐसा इकलौता मिरर है दुनिया का जो कि वर्चुअल इमेजेस बड़ी बनाता है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। मतलब कॉन्केव मिरर इज द ओनली मिरर विच कैन फॉर्म एनलार्ज्ड और मैग्निफाइड वर्चुअल इमेजेस, गॉट इट।
तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉनकेव मिरर की, इसको आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट होता है इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर के बारे में एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेजेस बनाएगा, और इसकी वजह से बनाई गई वर्चुअल इमेजेस जो होती हैं वो हमेशा छोटी होती हैं ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तो इसके दो केसेस होते हैं सिर्फ। फर्स्ट केस है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अब जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो मैंने आपको ट्रिक बताई है कि आप हमेशा रेस को पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस भेजिए। अब होता क्या है कि मिरर की स्मूथ सरफेस तो यहां पे है, तो जो रियलिटी में रे जो है वो टकरा के या इंसिडेंट करके वापस सेम मीडियम में यहीं चली गई, और अगेन ये वाली रे भी सेम मीडियम में चली गई बिकॉज मिरर की स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्ट करती हैं रेस। पर इसमें वर्चुअली ये दोनों रेस कहां से पास होती हैं? फोकस से। तो जो इमेज बनती है वो कहां बनती है? बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगी, मतलब हमेशा वर्चुअल होगी, फोकस पे बन रही है। और साइज आप देख सकते हैं यहां पे कि फोकस से ये जिस पॉइंट पे ये रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है वो बिल्कुल फोकस पे ही लाई कर रहा है, तो इमेज का साइज जो होता है वो हाईली डिमिनिश्ड होता है। ऑलराइट। अब नेक्स्ट केस में जब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पास ले आते हैं मिरर के, मतलब हमको फाइनली ऑब्जेक्ट दिखाई देना शुरू कर गया है कॉन्वेक्स मिरर के सामने। ऑलराइट, तो ऐसे में हम लोग फिर से क्या करते हैं, दो रे सेंड करेंगे। पहली रे हम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस सेंड करेंगे। अब ये जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है ये इन रियलिटी तो इस पॉइंट से इंसिडेंट करके वापस बाउंस बैक कर जाएगी, बट हमने पढ़ा है कि ये वर्चुअली कहां से पास करेगी? फोकस से। और सेकेंड रे हम लोग पोल की तरफ भेज देंगे। अब पोल से स्ट्राइक करके ये सेम मीडियम में दोबारा से सेम एंगल बनाते हुए प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में चली जाएगी, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपका सेम होना चाहिए। बट फिर भी इमेज फॉर्म होती है, तो उसका रीजन आपको पता है कि ये रेज जो होती है ये वर्चुअली या फिर दिखाई देती हैं हमको मीट होती हुई कहां पे? बिहाइंड द मिरर। और फिर से इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है, दैट मींस ये वर्चुअल इमेज होगी। वर्चुअल इमेजेस इरेक्ट होती हैं और आप साइज देख सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट का साइज है, ये बड़ा है, और ये इमेज का साइज छोटा है। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो हमेशा वर्चुअल इमेजेस बनाता है, और ये वर्चुअल इमेजेस हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी ही रहती हैं। इन दोनों केस में आप देख लीजिए। ऑलराइट, अब यहां से कुछ यूजफुल फैक्ट्स आए हैं स्पेरिकल मिरर के, ये आपको याद रखने हैं। इसके बेसिस पे आप सारे न्यूमेरिकल्स को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। सबसे पहले, अ रियल इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर, जो कि मैं बार बार आपको बोल ही रहा था कि रियल इमेज हमेशा मिरर के सामने बनती है, और इसी का उल्टा होता है, वर्चुअल इमेजेस हमेशा मिरर के पीछे बनेगी। खास बात, कॉन्केव मिरर रियल भी इमेजेस फॉर्म कर सकता है, वर्चुअल भी इमेजेस फॉर्म कर सकता है, और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज ही फॉर्म करता है। अब यहां पे सबसे बड़े जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि कॉन्केव मिरर जो वर्चुअल इमेज बनाता है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनाता है, मतलब एनलार्ज बनाता है, मैग्नीफाइड बनाता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है जो कि वर्चुअल भी होती है। ऑलराइट, अब आते हैं कुछ यूजेस स्पेरिकल मिरर के। अब कॉन्केव मिरर्स को कहां पे काम में लेते हैं? अब आप सोचोगे कि एक छोटा सा बल्ब जब किसी टॉर्च में लगा दिया जाता है तो वो इतनी ज्यादा रोशनी कैसे देता है? तो उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कॉन्केव मिरर। देखिए, कॉन्केव मिरर जो होते हैं उनकी खास बात ये होती है कि वो जब उनके फोकस के ऊपर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेस को वो इंफिनिटी तक ट्रांसफर करता है। तो ऐसा ही बल्ब में होता है, ऐसा ही टॉर्च में होता है। टॉर्च के बल्ब को इसके अंदर लगे हुए कॉन्केव मिरर के फोकस पे रखा जाता है, और ये रेस जो होती हैं ये इंफिनिटी तक आसानी से ट्रेवल कर पाती हैं। तो ये वही केस है व्हेनेवर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर। ऑलराइट, और भी कॉन्केव मिरर के यूजेस हैं। इनको शेविंग मिरर की तरह काम में लेते हैं, इनको डेंटिस्ट काम में लेते हैं। डेंटिस्ट कहां काम में लेते हैं? डेंटिस्ट इससे आपके टीथ का बैक साइड देखना चाहते हैं, और उनको चाहिए कि आपके टीथ की बैक साइड की बड़ी इमेजेस बने। बड़ी इमेजेस और सीधी इमेजेस कौन बनाता है? कॉन्केव मिरर। और कौन से केस में? सिक्स्थ केस में। ये सबसे स्पेशल चीज थी कॉन्केव मिरर की कि ये जो इरेक्ट इमेजेस बनाता है वो बड़ी होती हैं ऑब्जेक्ट से। तो आप इस वाले डायग्राम में देख सकते हैं कि डेंटिस्ट ने बिल्कुल क्लोज रखा हुआ है माउथ के अंदर मिरर को, और जो इमेजेस बन रही हैं वो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में बहुत बड़ी बन रही है। ऑलराइट, सो ये यूजेस हैं कुछ बेसिक कॉन्केव मिरर्स के। और ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर कहां पे यूज होता है? कॉन्वेक्स मिरर वाइडली यूज होता है व्हीकल्स के अंदर रियर व्यू मिरर के लिए, मतलब पीछे दिखाने वाले मिरर के लिए। अब इसी को क्यों यूज करते हैं? इसके दो रीजंस है कि एक तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज बनाएगा, मतलब सीधी इमेज बनाएगा। कॉन्केव इसलिए काम में नहीं ले सकते कि कॉन्केव मिरर
इन्वर्टेड इमेजेस भी बनाता है, अगर वो लगा दी तो आपको व्हीकल उल्टे आते हुए दिखाई देंगे, तो पहली गलती तो ये हो जाएगी। तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज बनाएगा, मतलब सीधी बनाएगा। और दूसरा खास रीजन ये होता है कि कॉन्वेक्स मिरर का ज्यादा एंगल ऑफ व्यू होता है, ज्यादा वाइडर व्यू होता है, तो ये पीछे के ज्यादा एरिया को कवर कर सकता है। और एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि कॉन्वेक्स मिरर में जो आपके रियर व्यू मिरर होते हैं उनके अंदर आपको जो इमेजेस होती हैं वो छोटी दिखाई देती हैं, और वहां पे नीचे मेंशन भी होता है दैट ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर। वो इस चीज का प्रूव है कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा डिमिनिश्ड इरेक्ट इमेजेस फॉर्म करता है। ऑलराइट, न्यू कार्टेशियन सिस्टम। अब ये वही कार्टेशियन सिस्टम है जो कि आप मैथ्स में पढ़ते हो, बट यहां पे फर्क क्या आता है, मैथ्स में आप ओरिजिन की जगह पे ओ लिखते हो, यहां पे आपको ओरिजिन की जगह पे लिखना है पी। मतलब किसी भी मिरर के लिए जब आप ऑब्जेक्ट्स और इमेजेस की डिस्टेंसेस या फिर उनकी हाइट्स की बात करेंगे तो बिल्कुल आपको वही चीजें कॉपी पेस्ट करनी है जो कि आप मैथ्स के कार्टेशियन सिस्टम के अंदर करते थे। बस ध्यान इतनी सी बात रखिए कि यहां पे पोल ऑफ मिरर इज कंसिडर्ड टू बी एट द ओरिजिन। तो वहां पे आप याद रखिए कि क्या होता था कि पोल मतलब ओरिजिन से सारी डिस्टेंसेस मेजर होती थी मैथ्स के अंदर, तो यहां पे पोल से सारी डिस्टेंसेस मेजर होंगी। तो ऑब्वियसली जब भी हम लोग पोल के रेस्पेक्ट में लेफ्ट में जाएंगे तो डिस्टेंसेस नेगेटिव में होगी, और पोल से ही जब हम लोग राइट में जाएंगे तो डिस्टेंसेस पॉजिटिव में होगी। अब इसको मैं एक एक स्टेटमेंट की हेल्प से आपको समझा रहा हूं कि कैसे आपको एक एक स्टेटमेंट की फॉर्म में इसको याद रखना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, according to this new Cartesian system, the pole is considered at the origin of the system and all the distances are measured from the pole. All right, पहली चीज ये आपको ध्यान रखनी है। Second, object is always placed above the principal axis left hand side with respect to the pole. ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के आप ऊपर रखेंगे और पोल के रेस्पेक्ट में लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे। सेकंड चीज ये। थर्ड, द डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। देखिए, अब आपने ऑब्जेक्ट को यहां रखा और इंसिडेंट रे ऑफ लाइट लेफ्ट से राइट आएगी। ठीक है, हम लोगों ने इस डायग्राम में दिखा भी रखा है कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट क्या है, लेफ्ट से राइट। सो द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आर टेकन पॉजिटिव and the distances measured against the direction of light is taken negative। तो यहां पे देखिए, अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां रख रहा हूं तो ऑब्जेक्ट के लिए जो डिस्टेंस मेजर करनी है उसके लिए मुझे पोल से इधर की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि सारी की सारी डिस्टेंसेस कहां से मेजर करनी है, पोल से। और टेक्निकली मैं डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट के ऑपोजिट जा रहा हूं, तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आएगी वो कैसी आएगी, नेगेटिव। ठीक है, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इस केस में नेगेटिव हो जाएगी। ऑलराइट, और अगर मैं इस इमेज की बात करूं, यहां पे सपोज कीजिए एक इमेज बन रहा है और मुझे पोल से ही इमेज की डिस्टेंस लेनी है, जिसको कि हम लोग यहां पे इमेज डिस्टेंस भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। इनके सिंबल क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का सिंबल हमेशा यू होता है, इमेज डिस्टेंस का सिंबल हमेशा वी होता है। अब मानिए कि मुझे इमेज की डिस्टेंस मेजर करनी है, तो मैं पोल से राइट हैंड साइड पे चलूंगा और टेक्निकली मैं लाइट की ही डायरेक्शन में चल रहा हूं। कौन सी लाइट की, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन में। तो इस केस में इमेज की डिस्टेंस कैसी आएगी, पॉजिटिव। ऑलराइट, इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये होता है कि हाइट्स अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की जितनी भी हाइट्स होती हैं उनको पॉजिटिव लिया जाएगा, एंड हाइट्स बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन नेगेटिव। तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की जितनी भी हाइट्स होंगी उनको नेगेटिव लिया जाएगा। तो कंक्लूजन यहां से क्या निकलता है, अब इसका कंक्लूजन सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये कि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है, डिस्टेंसेस हमेशा पोल से ली जाती है। तो पहला कंक्लूजन ये निकलता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होती है, चाहे आप मिरर की बात करें, चाहे आप लेंस की बात करें, चाहे आप कॉनकेव मिरर, चाहे कॉन्वेक्स मिरर, किसी की भी आप बात करें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज ऑलवेज नेगेटिव। ऑलराइट, अब सपोज कीजिए कि कोई इमेज यहां बन रही है। अब इमेज जो यहां बनती है उसका मतलब क्या है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और फ्रंट ऑफ द मिरर जो इमेजेस बनती हैं वो कैसी होती हैं, रियल। तो दैट मींस रियल इमेजेस जो होती हैं उनकी भी डिस्टेंस मतलब इमेज डिस्टेंस वो हमेशा नेगेटिव होगी। तो द इमेज डिस्टेंस ऑफ द रियल इमेज इज ऑलवेज नेगेटिव। सिमिलरली अगर मैं इस वाली इमेज की बात करूं, मैंने इसी डायग्राम में दो इमेजेस दिखाई हैं, ऐसा रियलिटी में नहीं होता बट मुझे सारे सिनेरियो दिखाने थे। सो अगर एक इमेज मेरी मैं यहां दिखा दूं राइट हैंड साइड पे,
तो इस केस में आप देखेंगे कि इमेज राइट में बन रही है, राइट में बन रही है मतलब इसकी जो डिस्टेंस आएगी ये क्या ऐसे आएगी, पॉजिटिव। ऑलराइट, सो अब ये राइट वाली इमेज जो है ये बिहाइंड द मिरर है, और बिहाइंड द मिरर जो इमेजेस बनती हैं वो कैसी बनती हैं, वर्चुअल बनती हैं। तो एक बात यहां से फिर से प्रूव हो गई कि जब भी कोई वर्चुअल इमेज बनेगी तो उसके लिए इमेज डिस्टेंस कैसी होगी, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंसेस की मैंने बात कर ली रियल और वर्चुअल के केस में। ठीक है, फोर्थ थिंग जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि ऑब्जेक्ट को क्योंकि हम लोग हमेशा प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर रखते हैं, इसलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग एच आई से रिप्रेजेंट करेंगे, एच फॉर हाइट, सॉरी एच ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। एच मींस हाइट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, अब सपोज कीजिए ये वाली जो इमेज है इसकी भी कोई ना कोई हाइट होगी, और ये अभी तक हमको पता है कि वर्चुअल इमेज है। अब इस इमेज की हाइट है प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे, और अभी अभी मैंने बताया कि हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सेस आर टेकन नेगेटिव। तो इस केस में जो हाइट आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, और इमेज की हाइट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एच आई से। तो एक चीज और क्लियर हो गई कि हाइट्स ऑफ द रियल इमेज आर ऑलवेज नेगेटिव। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाइट ऑफ द वर्चुअल इमेजेस क्या होंगी, हमेशा पॉजिटिव, इजंट इट। ठीक है, और साथ ही साथ फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि अगर आपको फोकल लेंथ मेजर करनी है तो आपको पोल से फोकस की तरफ चल के जाना पड़ेगा, और जब आप कॉनकेव मिरर की बात करते हो तो उसका फोकस होता है लेफ्ट हैंड साइड पे। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब जा रहा हूं दैट मींस मैं इंसिडेंट रे ऑफ लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो दैट मींस फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर विल बी नेगेटिव, और फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो कहां होता है, राइट में। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस होता है यहां पे, और अगर मैंने ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर रखा है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर, तो हमेशा रे ऑफ लाइट लेफ्ट टू राइट जाएगी, और फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर मेजर करने के लिए मुझे भी लेफ्ट टू राइट आना पड़ेगा। मतलब मेरी डायरेक्शन जो है वो लाइट की डायरेक्शन के इक्वल है, मतलब सेम है। तो इसलिए फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। और ये सारी बातें मैंने यहां पे दी भी हुई हैं। ठीक है, तो इनको आप फटाफट से याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट हमारा आता है मिरर फॉर्मूला ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अब ये फॉर्मूला क्या देता है हमको, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होती है उसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, फोकल लेंथ को हम लोग f से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला एकदम आसान है, बच्चों वाला फॉर्मूला है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, एकदम इजी सा फॉर्मूला, याद कर लो, 1 सेकेंड लगेगा याद करने में। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है मैग्निफिकेशन ऑफ द स्फेरिकल मिरर। मैग्निफिकेशन ऑफ द स्फेरिकल मिरर का मतलब यह है कि कोई भी मिरर इमेज को कितना बड़ा बना रहा है ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। तो इसको डिफाइन कैसे करा जाता है, द हाइट ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन ऑफ द स्फेरिकल मिरर। और मैग्निफिकेशन को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये बड़ी क्लासेस में आपको पता पड़ेगा, दो तरह के मैग्निफिकेशन होते हैं, एक होता है लीनियर, एक होता है एंगुलर। पर यहां पे मिरर के केस में सिर्फ लीनियर मैग्निफिकेशन है। अब मैग्निफिकेशन रेशियो को हम लोग हाइट ऑफ इमेज वर्सेस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं। साथ ही साथ इसका एक और फॉर्मूला होता है -v/u। -v मींस इमेज डिस्टेंस अपॉन u मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब मैग्निफिकेशन रेशियो दिखने में एक छोटा सा फॉर्मूला है, पर यह बहुत खास काम करता है। मैग्निफिकेशन रेशियो का जो साइन होता है ये हमको नेचर ऑफ द इमेज के बारे में बताता है कि इमेज रियल होगी या वर्चुअल होगी। और मैग्निफिकेशन रेशियो का जो मैग्नीट्यूड या मेजर होता है, मतलब इसके आगे जो वैल्यू लिखी जाती है, वो हमको साइज ऑफ द इमेज के बारे में बताता है कि इमेज बड़ी होगी या छोटी होगी। सो इसके कुछ रूल्स हैं और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैग्निफिकेशन रेशियो के, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। द साइन ऑफ m टेल्स अस अबाउट द नेचर ऑफ द इमेज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ m टेल्स अस अबाउट हाउ मेनी टाइम्स द साइज ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सबसे पहली बात, अगर m नेगेटिव है, मतलब मैग्निफिकेशन रेशियो का साइन नेगेटिव आया है, दैट मींस इमेज रियल है। तो इस पूरे चैप्टर में आप एक चीज ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव होती है, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव है तो इमेज रियल है, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव है तो इमेज रियल है, और अगर मैग्निफिकेशन रेशियो भी नेगेटिव है तो भी इमेज रियल है। ऑलराइट, तो ये सब लिंक हो गया एक साथ। सेम
अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब मैग्निफिकेशन रेशियो पॉजिटिव है, तो इमेज वर्चुअल है। अब मैंने आगे बनाया मॉड ऑफ m। मॉड ऑफ m से मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू ऑफ m, मतलब साइन को आप इग्नोर कर दो, सिर्फ वैल्यू पे ध्यान दो। दैट मींस अगर m आपका निकल के आ जाए -3, तो मॉड ऑफ m का मतलब हो जाता है सिर्फ 3। आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड पे ध्यान देना है, ऑलराइट, मैग्नीट्यूड पे। तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ m ग्रेटर देन 1 है, दैट मींस इमेज का साइज बड़ा हो रहा है। क्यों? फॉर्मूले के हिसाब से देखो कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो जब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी इस रेशियो की, दैट मींस इमेज बड़ी है, न्यूमरेटर बड़ा है। इसका जस्ट उल्टा, अगर m का साइज, m की वैल्यू, मॉड्यूलस ऑफ m की वैल्यू लेसर देन 1 है, तो इमेज जो है वो स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट है, मतलब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से छोटा है। अब एक लास्ट, मतलब 2 लास्ट हैं, सबसे इंपॉर्टेंट केसेस हैं इसके। अगर m की वैल्यू -1 हो जाए, ठीक है, -1। अब माइनस का साइन क्या बता रहा है? माइनस का साइन ये बता रहा है कि इमेज जो है वो रियल है, और 1 क्या बता रहा है कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है। और ऐसा कहां होता था? जब हम ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के सामने उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते थे। तो जब हम कॉनकेव मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देते थे, तो उस केस में इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम होता था, ठीक है, और इमेज जो बनती थी वो रियल बनती थी। देखिए वाला केस कि यहां पे ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम आता था, और यहां पे जो इमेज बनती थी वो कैसी होती थी? रियल होती थी। तो अगर इस केस में मैं m = -1 लिख दूं, तो आपको पता पड़ जाना चाहिए कि मैं कौन से केस की बात कर रहा हूं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एक और लास्ट केस के बारे में। अब प्लेन मिरर जो होता है उसके लिए अगर मैं मैग्निफिकेशन रेशियो निकालने को बोलूं, तो वो होता है 1। क्यों? क्योंकि प्लेन मिरर में भी इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर ही होता है, बट उस केस में कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज के चक्कर में वहां पे प्लस का 1 हो जाता है। तो जहां जहां पे माइनस है वहां वहां पे रियल इमेजेस हैं, और जहां जहां पे प्लस है m में, वहां वहां पे वर्चुअल इमेजेस हैं। अब इसके बाद में रहेगा इसके न्यूमेरिकल, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।